दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद यानी आर्टिकल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित किए जाने वाले सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत संविधान में अनुच्छेदों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था है? ऑप्शन है अनुच्छेद 124, 125, 126 या 127। तो सही उत्तर अनुच्छेद 127। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 127 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्तियां कर सकता है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय का सत्र आयोजित करने या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों की गणपूर्ति या कोरम प्राप्त न होने पर की जाती है। किसी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तदर्थ न्यायाधीश केवल उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं, उच्च न्यायालयों में नहीं। अगले प्रश्न पर आते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन है अनुच्छेद 135, 136, 137 या 138। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। ये है अनुच्छेद 137 यानी 137। संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन यानी रिव्यू करने की शक्ति दी गई है। और अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति से अपील का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा एक अनुच्छेद राष्ट्रपति को नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो सही अनुच्छेद 148। दोस्तों, अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा, जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा और वह अपने पद से उसी रीति और आधार से हटाया जाएगा जिस रीति और आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन है और अनुच्छेद 150 में संघ और राज्यों के लेखाओं के प्रारूप दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अनुच्छेद 153 राज्यपाल की नियुक्ति, ये देखिए सही नहीं है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकाल, अनुच्छेद 162 राज्य का महाधिवक्ता, अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के दायित्व। तो ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित है। आइए जो प्रमुख अनुच्छेद हैं राज्यपाल से संबंधित उस पर देखते हैं। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, इसका प्रावधान करता है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में, अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार और अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का ये दायित्व होगा कि वो राज्यों के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा।
तो सही उत्तर आर्टिकल 163 यानी 163। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल के परामर्श तथा सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? ऑप्शन है 162, 167, 168 या 169। तो अभी अभी हमने पढ़ा है अनुच्छेद 167। आर्टिकल 167 के अंतर्गत राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है और अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। इसके अनुसार संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिसके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। दोस्तों, अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडल के गठन का प्रावधान है और एक अनुच्छेद बार बार यूपीपीसीएस में कई बार रिवाइज किया है कि अनुच्छेद 169 में राज्यों की विधान परिषद के गठन और उत्साधन की बात की गई है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति और संरचना से संबंधित है? तो सही उत्तर आर्टिकल 169। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। संविधान का अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों के गठन और समाप्ति से संबंधित है। इसके अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा अपने बहुमत से और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके केंद्र को भेजती है। तो संसद संबंधित राज्य में विधान परिषद का उत्साधन या सृजन कर सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए रख सकता है? तो ये है, एक बार में याद हो जाएगा, अनुच्छेद 200। आर्टिकल 200 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्यों में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जिला जज की नियुक्ति का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देख लेते हैं, अनुच्छेद 233, 231, 232 या 230। सही उत्तर अनुच्छेद 233। आर्टिकल 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। इसके अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद करेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस अनुच्छेद में हैं? तो आर्टिकल 248। अनुच्छेद 135 में विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोतव्य होना। अनुच्छेद 245 संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। अनुच्छेद 247 संसद को अधिकार है वो कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है और अनुच्छेद 248 संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट विधायी शक्तियां संघीय संसद को सौंपी गई हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 249। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है आर्टिकल 249 के तहत। दोस्तों, ये जो है ऐसी विधि जो बनाई जाती है, इस तरह के विशेष विधि वो संपूर्ण भारत या किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है और राज्यसभा का संकल्प
1 वर्ष तक प्रवर्तन में रहता है। 1 वर्ष के बाद राज्यसभा पुनः संकल्प पारित कर सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? बार बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। तो केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का वर्णन जो है अनुच्छेद 256 से 263 तक है। भारत के संविधान के 11वें भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन है। इसी भाग के दूसरे अध्याय में अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 तक केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का वर्णन है। संविधान के 11वें भाग के पहले अध्याय में अनुच्छेद 245 से 255 तक संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध वर्णित है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, संघ और राज्य के विधायी संबंधों का वर्णन संविधान के 11वें भाग में अनुच्छेद 245 से 255 तक और संघ राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का वर्णन भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 281 के बीच वर्णित है। अगला प्रश्न है, सरकारिया कमीशन द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की संस्तुति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? तो ये है आर्टिकल 263 यानी अनुच्छेद 263। दोस्तों, अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना करने की शक्ति देता है यदि उसे ये प्रतीत होता है कि उसकी स्थापना से लोक हितों की सिद्धि होगी। तो अंतर्राज्य परिषदों का निर्माण स्रोत संवैधानिक है। संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना होती है और आप जान लीजिए कि सरकारिया आयोग के द्वारा ही अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की संस्तुति की गई थी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो सही उत्तर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 260 के अंतर्गत भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता का उल्लेख है। अनुच्छेद 300 में वाद और कार्रवाइयों का उल्लेख है। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन संबंधी प्रावधान उल्लिखित हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधन नहीं कर सकती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधन नहीं कर सकती? ऑप्शन देखते हैं। अनुच्छेद 103 यानी 100 का सबसेक्शन 3, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 11 या अनुच्छेद 312। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 312। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के विषय में है और अनुच्छेद 312 में ये उपबंध है कि यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा ये घोषित करती है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो संसद विधि बनाकर अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? आपको बताना है। तो सही उत्तर अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। इसलिए निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये उपबंधित है कि निर्वाचक नामावली धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी? आर्टिकल 17, 29, 325 या 326। तो सही उत्तर आर्टिकल 325। संविधान के अनुच्छेद 325 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक नामावली होगी और केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी किसी नामावली में शामिल किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा या ऐसे किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा भी नहीं करेगा।
अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार दिया गया है? तो 3 दूना 6, 3 2 6, 3 दूना 6, 326। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार भारत का ऐसा नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, संविधान या समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवार्य चित्त विकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निराहरित न किया गया हो तथा किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत है, वो लोकसभा और राज्य की विधानसभा में मत देने का हकदार होगा। तो अनुच्छेद 326 भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर आपका हो जाएगा आर्टिकल 393। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 393 में लिखा है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। अनुच्छेद 394 में संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 क्या सुनिश्चित करता है? तो उत्तर है राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 333 जो है ये इसके द्वारा राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया था इसलिए क्योंकि दोस्तों अब ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। पहले ये प्रावधान था कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल की ये राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वो इस समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान। 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि लोकसभा और विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किए जाने का जो प्रावधान है ये 25 जनवरी 2020 के बाद समाप्त हो गया है। अगला प्रश्न है, संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है। तो राजभाषा से संबंधित जो आयोग की नियुक्ति है वो किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 344 याद रखिएगा दोस्तों। संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 344 में किया गया। 7 जून 1955 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने B.G. खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था। संविधान के भाग 17 में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है और अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये व्यवस्था करता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देने की समुचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का प्रयत्न होना चाहिए? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा आर्टिकल 350A। ये अनुच्छेदों से संबंधित महत्वपूर्ण खंड है और इसमें जो अनुच्छेद परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको विशेष तौर पे शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, संविधान का अनुच्छेद 350 से प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था के बारे में है। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो वो किसी राज्य को ऐसी सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दे सकेगा। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 350A को 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा, संविधान का अनुच्छेद 350A ये व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देने की समुचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का जो है प्रयत्न होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकते हैं? अनुच्छेद 256, 356, 456 या 328?
तो सही उत्तर आर्टिकल 356। भारत के राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 एक ख के द्वारा राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद को सौंप सकते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत यदि किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्यथा राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाए कि उस राज्य में शासन तंत्र विफल हो गया है तथा अब वह संविधान के अनुरूप नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा और राज्य की सभी कार्यपालिकी शक्तियां अपने हाथों में ले लेगा। इसके अलावा भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करता है। और जब राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि भारत की वित्तीय साख को अथवा अस्थायित्व को खतरा है तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 लागू करता है। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आर्टिकल 360। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 360 ये वर्णन करता है कि यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या साख यानी स्टेबिलिटी या क्रेडिट संकट में है, तो वो उद्घोषणा के द्वारा, आप जान लीजिए दोस्तों, उद्घोषणा के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि अनुच्छेद 360 द्वारा जारी की गई उद्घोषणा की कालावधि 2 महीने होगी यदि यह उक्त 2 महीने की समाप्ति से पूर्व संसद द्वारा अनुमोदित नहीं कर दी जाए तो। संसद द्वारा एक बार अनुमोदित किए जाने के बाद वित्तीय आपात की अधघोषणा अनिश्चित काल जब तक वापस न ली जाए प्रवर्तन में रहेगी और अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल कभी भी लागू नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद का व्यवहार में कभी क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो सही उत्तर आर्टिकल 360 यानी वित्तीय आपात। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 का अभी तक व्यवहार में कभी भी क्रियान्वयन नहीं हुआ है। और दोस्तों, भारत में अभी तक एक बार भी जो वित्तीय आपातकाल है वो लागू नहीं हुआ है। एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है कि किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रक्रिया उल्लिखित है? तो आप जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया का प्रावधान दिया गया है और इसमें कहा गया है कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में इस अनुच्छेद में निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार संशोधन कर सकती है। संशोधन के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आप जान लीजिए कि संविधान संशोधन की शक्ति केवल संसद के पास है। संविधान के संशोधन के लिए विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है और संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जो इस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 370 को स्थान दिया गया है? तो सही उत्तर अनुच्छेद 370 21वें भाग 21 में। तो आप देख सकते हैं संविधान के 21वें भाग में अनुच्छेद 370 को स्थान दिया गया था। इसमें अस्थायी और संक्रमणकालीन विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई थी। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था, लेकिन 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना जारी करके अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में वर्णित विशिष्ट प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 371 के अंतर्गत किस राज्य का वर्णन नहीं हुआ है? आप देख सकते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर है तमिलनाडु। देखिए, अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 क में नागालैंड, 371 ख में असम, 371 ग में मणिपुर, 371 घ में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना,
371 में सिक्किम, अनुच्छेद 371 में मिजोरम, 371 में अरुणाचल प्रदेश और 371 में गोवा राज्य के संबंध में उल्लेख है, लेकिन तमिलनाडु के बारे में उसमें उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 371C, ये अरुणाचल प्रदेश आपका सही नहीं है क्योंकि ये मणिपुर राज्य के बारे में है। NAM, नागालैंड, असम, मणिपुर। आप देख सकते हैं नागालैंड, असम, मणिपुर। तो सही उत्तर आप जान लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 371 से अरुणाचल प्रदेश सही नहीं है, 371D पे आंध्र प्रदेश, 371G पे मिजोरम और 371I पे गोवा है। देखिए 371C में मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में 371H में है, तो विकल्प ए आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न और संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर आधारित इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं और भाग 5 में मौलिक कर्तव्य। तो ये आपके सही नहीं होंगे। मौलिक कर्तव्य भाग 5 में नहीं है। क्यों? क्योंकि भाग 4 क में अनुच्छेद 51 में या 51 क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 5 में संघ की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का है वर्णन। मूल कर्तव्यों का प्रावधान संविधान के भाग 4 क में है, न कि भाग 5 में। हमारे मूल संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनका वर्णन नहीं है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 का अनुच्छेद 51 का जोड़कर 10 मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य को और बढ़ा दिया गया। तो इस तरह वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ यानी वर्तमान रूस के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत भारतीय संविधान में अनुच्छेद यानी इम्पोर्टेंट आर्टिकल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना और प्रश्नों को तैयार करते समय आप सजग रहें। जो भी प्रश्न कठिन हों उन पे अपने साथियों से डिस्कस करें। आसान प्रश्नों को अपने नोट्स के आधार पर एक शॉर्ट नोट्स तैयार करें ताकि उसको एग्ज़ाम टाइम में आके कम समय में रिवाइज कर पाएँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।